हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। आज 25/8/2020 को जो है आपका टॉपिक है, जो चल रहा है आपका टॉपिक है वो चल रहा है अनुबंध अधिनियम की शब्दावली के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और भी शब्दावलियां हैं जो अपन उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, मैं अनुबंध अधिनियम की शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, इससे पहले और भी शब्दावलियों के बारे में मैंने आपको बता दी है कि इसमें कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं। तो सबसे पहले मैंने और भी शब्दावलियाँ इससे पहले बता दी हैं। आगे की शब्दावलियाँ हैं सब अपरिवर्तनीय अनुबंध। ऐसे अनुबंध जो मुख्य रूप से वैध होते हैं किंतु कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाता है। बहुत अच्छी बात कही है। इसे अपरिवर्तनीय अनुबंध उसे कहते हैं, ऐसे अनुबंध जो मुख्य रूप से वैध होते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, माने कि तकनीकी कमियों के कारण उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अपरिवर्तनीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक शब्दावली में जोड़ा गया कि अपरिवर्तनीय अनुबंध किसे कहते हैं। तो अपरिवर्तनीय अनुबंध उसे कहते हैं ऐसे अनुबंध जो मुख्य रूप से वैध होते हैं और तकनीकी के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है स्पष्ट अनुबंध। ऐसे अनुबंध जिनमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृत और अनुबंधित शर्तों को लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। तो इसे कहा है स्पष्ट अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं? ऐसे अनुबंध जिसमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृत और अनुबंधित की शर्तों को लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। लिखित और मौखिक रूप से जो स्पष्ट करता है वो स्पष्ट अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक शब्दावली में है। स्पष्ट अनुबंध किसे कहते हैं? जो प्रस्ताव को स्वीकृत और अनुबंधित की शर्तों को लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट रूप में दिखाया जाता है या कहते हैं, उसे स्पष्ट अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तीसरा है गर्भित अनुबंध। वे अनुबंध हैं जो लिखित और मौखिक नहीं होते। गर्भित अनुबंध उसे कहते हैं, वो अनुबंध हैं जो लिखित और मौखिक नहीं होते, ये केवल पक्षकारों के आचरण में प्रकट होते हैं। इसमें लिखित और मौखिक नहीं होते, उनके पक्षकारों के आचरण के ऊपर निर्भर करता है कि इसका आचरण अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, उसी के अनुसार जो है अनुबंध किया जाता है। अर्ध अनुबंध ये अनुबंध है जिसे जिसे पक्षकार जिसे पक्षकार में वचनों के आदान प्रदान से नहीं करते, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है। इसलिए इसमें कानूनन रूप से जो है इस प्रस्ताव को रखा जाता है। और अगला जो है निष्पादित अनुबंध। देखिए, ऐसे अनुबंध जिसके अधीन सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा किया हो, उसे निष्पादित अनुबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये भी एक शब्दावली में इसमें शामिल किया गया है कि निष्पादित अनुबंध किसे कहते हैं। निष्पादित अनुबंध का मतलब होता है जो कार्य दिया गया है पक्षकारों को, जो कार्य दिए गए हैं अलग अलग पक्षकारों को, जो कार्य सौंपे गए हैं वो अपने अपने दायित्व को उन्होंने पूरा कर लिया है, उसे निष्पादित अनुबंध के नाम से जाना जाता है। द्विपक्षीय अनुबंध, इसके बाद आता है द्विपक्षीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध मतलब होता है दो पक्ष होने चाहिए। वह है जिसमें दोनों ही पक्षकार वचनों का आदान प्रदान करके जो है भविष्य में पूरा करने का वचन देता है। आदान प्रदान करके भविष्य में पूरा करने का जो वचन देता है उसे द्विपक्षीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, द्विपक्षीय अनुबंध का मतलब होता है दो आदान प्रदान, दो पक्षकारों के बीच में वचनों का आदान प्रदान करके भविष्य में पूरा करने का वचन दिया जाता है, उसे द्विपक्षीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। एक है प्रस्ताव। जब पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी कार्य करने या न करने की इच्छा जब पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी कार्य करने या न करने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जब पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी कार्य करने न करने की जो इच्छा प्रकट करता है उसे प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो देख लिए, और भी शब्दावलियाँ काफ़ी हैं जिसके बारे में अगले अध्याय में, अगले जो है क्लास में आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद देखिए, मैंने आपको जो कुछ आज जो बताए हैं
जो बताए हैं, एक तो अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाता है। ऐसे अनुबंध जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और तकनीकी कमियों के कारण उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे अपरिवर्तनीय अनुबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया स्पष्ट अनुबंध। ऐसे अनुबंध जिसमें पक्षकार प्रस्तावित स्वीकृति और अनुबंध की शर्तों को लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट करते हैं, लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट करते हैं, उसे जो है स्पष्ट अनुबंध के नाम से जाना जाता है। और गर्भित अनुबंध वे अनुबंध जो लिखित और मौखिक नहीं होते, वे केवल पक्षकारों के आचरण पर निर्भर करते हैं, उसे गर्भित अनुबंध के नाम से जाना जाता है। अर्ध अनुबंध भी जो है ये ऐसा अनुबंध है जिसमें पक्षकार आपस के वचनों को आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों को आदान प्रदान किया जाता है, जिसे कानून पक्षकारों में थोपा जाता है, इसलिए जो है अनुबंध के नाम से जाना जाता है। निष्पादन अनुबंध ऐसे अनुबंध जिसके अधीन सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर लिया है, उसको निष्पादन अनुबंध के नाम से जाना जाता है। द्विपक्षीय अनुबंध में दो पक्ष से दोनों ही पक्षकार वचनों का आदान प्रदान करके भविष्य में पूरा करने का वचन देता है, द्विपक्षीय अनुबंध कहलाता है। प्रस्ताव जब पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी कार्य करने और न करने की इच्छा प्रकट करता है, उसे प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज जो अनुबंध की शब्दावली में मैंने आपको जो बताया है कि कौन कौन सी अनुबंध हैं और अनुबंध में जो है कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं, कौन कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपके सामने बता दिया है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। और भी शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में अगली क्लास में आपसे चर्चा की जाएगी। और आपका जो टेस्ट होने वाला है और उसकी अच्छी तैयारी करके आपको टेस्ट देना है, अच्छे नंबर आपके पास आने चाहिए। और टेस्ट अच्छी तैयारी करके देगा तो आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा, ताकि नंबर भी आपके अच्छे आ पाएंगे। इसलिए जो मैंने आपको बताया है कि अनुबंध में शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा मैंने आपके सामने बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। और शब्दावलियों में और भी काफ़ी शब्दावलियाँ हैं जो आगे के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, आगे की क्लासों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, कॉलेज में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो आपके सामने हैं। अपरिवर्तनीय अनुबंध, स्पष्ट अनुबंध, गर्भित अनुबंध, अर्ध अनुबंध, इसके बाद जो मैंने बताया है आपको निष्पादित अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध और प्रस्तावित अनुबंध, इसके बारे में मैं चर्चा आपके सामने कर दी है। और आगे की क्लास में जो है और भी शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। और आपके पास स्कूल में पेपर लेने के लिए आपके गार्जियंस को के लिए बुलाया गया है, तो आप अपने गार्जियंस को भेजकर पेपर लें और अच्छी तरह से जो है तैयारी करके पेपर या जो टेस्ट आपके लग रहे हैं उसको अच्छी तरह से तैयारी करके ही दें, ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहे। और मैंने आज जितनी शब्दावली हैं, आने वाले जो है अगले क्लास में आपको और भी शब्दावलियाँ लेके आऊँगा आपके लिए। जो कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ाई आपको अच्छी तरह से करनी है, समय का सदुपयोग करना है। जुलाई निकल चुकी है, अगस्त पूरा हो चुका है, 2 महीने आपके बीत चुके हैं। पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो अगर टाइमली आपने बना रखा है, समय के अनुसार आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो विद्यार्थी लापरवाही कर रहे हैं तो उनके सामने दिखते ही दिखते हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो विशेषकर उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं पढ़ाई समय पे करूं। जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास के द्वारा, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए, आपके ही भविष्य के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह हैं। विशेषकर उन विद्यार्थी को सचेत करना चाहता हूँ, वो पढ़ाई के प्रति सचेत हो जाएं और किसी प्रकार की जो है कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। और अच्छी रैंक भी आपकी बनेगी जब आप समय टाइमली आप पढ़ाई करोगे। इसलिए जो ऑनलाइन क्लासों में हर सब्जेक्ट का जो लेसन चल रहे हैं उनकी तरफ विशेषकर ध्यान दें। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे से जो है बात कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बीओ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा।
इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। आगे जो है अगली क्लास में आपको और भी शब्दावली लेके आऊँगा, उनके बारे में पढ़ाऊँगा। जब तक जय हिंद।